शाम के 3:30 बजे थे। गर्मी का मौसम था, लेकिन सूरज की तेज किरणों के बावजूद घर में एक अजीब सी ठंडक पसरी हुई थी। दीवार घड़ी में टिक टिक के साथ ही कमरे की खामोशी और भी भारी लग रही थी। तभी फोन की घंटी बजी। नीता, जो अपने घर के कामों में व्यस्त थी, ने फोन उठाया और धीरे धीरे बोली, हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से एक कांपती हुई आवाज आई, बेटा, मैं दिव्यनाथ हूँ, तुम्हारे बाबूजी। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, घर में बिजली चली गई है, शायद तुम बिजली का बिल भरना भूल गए हो। नीता थोड़ी देर के लिए चुप रह गई। आवाज इतनी कमजोर थी कि उसे समझने में भी मुश्किल हो रही थी। उसने धीरे से कहा, आप कौन हैं? लगता है आपने गलत नंबर मिला दिया है। दिव्यनाथ की आवाज फिर आई, बेटा, मेरा बेटा हमेशा मुझे फोन करता था, इसलिए मुझे उसका नंबर याद नहीं। मैंने फोन डायरेक्टरी से एक नंबर खोजा और गलती से तुम्हें कॉल कर दिया। नीता को यह सुनकर अजीब लगा। उसने सोचा कि शायद कोई मजाक हो सकता है, लेकिन बूढ़ी आवाज में कुछ ऐसा था जो उसे परेशान कर गया। उसने कहा, बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाती हूँ। आप मुझे अपना पता बता दीजिए। दिव्यनाथ ने धीरे धीरे अपना पता बताया और नीता ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह सोच रही थी, क्या सच में कुछ गलत हो गया है? उसने अपना सामान जल्दी से समेटा और एम्बुलेंस के साथ दी गई जानकारी के आधार पर उस पते की ओर चल दी। बुजुर्ग दंपति की व्यथा। दिव्यनाथ और उनकी पत्नी लक्ष्मी पिछले कई सालों से अकेले रह रहे थे। उनका इकलौता बेटा रमेश शहर में काम करता था और अपने काम में इतना व्यस्त था कि वह महीनों से अपने माता पिता से मिलने नहीं आता था। उसने अपने माता पिता की देखभाल के लिए हर महीने पैसे भेजने की जिम्मेदारी निभाई थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह भी रुक गए थे। अंजलि की सेहत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। घर में राशन की कमी थी और बिजली का बिल भी नहीं भरा गया था, जिससे उनका घर अंधकार में हो गया था। दिव्यनाथ हर दिन अपने बेटे को फोन का इंतजार करते थे, लेकिन वह इंतजार अब व्यर्थ लगने लगा था। नीता का आगमन। नीता उस पत्ते पर पहुंची, लेकिन जो दृश्य उसने देखा वह उसके दिल को चीर कर रख देने वाला था। घर के अंदर घुसते ही उसे दिव्यनाथ और लक्ष्मी की लाशें मिली। लक्ष्मी सोफे पर पड़ी हुई थी और दिव्यनाथ फर्श पर पड़े थे, हाथ में एक पुरानी फोन डायरेक्टरी पकड़े हुए। नीता को यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ समय पहले ही उसने उनसे फोन पर बात की थी। डॉक्टर और पुलिस वहां पहुंच गए। डॉक्टर ने नीता को बताया कि बुजुर्ग दंपति की मौत 4-5 घंटे पहले ही हो चुकी थी। नीता की आंखों में से आंसू बहने लगे। उसने खुद को संभालते हुए डॉक्टर से कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने उनसे थोड़ी देर पहले ही बात की थी। पुलिस अधिकारी ने नीता से पूछा,
क्या आप इन्हें जानती हैं? नीता ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन उन्होंने गलती से मुझे कॉल कर दिया था। उन्होंने मुझसे मदद मांगी थी। बेटे की बेरुखी पुलिस ने जब रोहित से संपर्क किया तो उसने कहा कि वह बहुत व्यस्त है और अंतिम संस्कार के लिए नहीं आ सकता। नीता यह सुनकर दंग रह गई। उसने रोहित से फोन पर कहा, मैं तुम्हें एक तस्वीर भेज रही हूँ। जिस स्थिति में तुम्हारे माता पिता की मौत हुई उसे तुम कभी नहीं भूलना। यह तस्वीर तुम्हारे भविष्य की तस्वीर हो सकती है। रोहित ने नीता की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और फोन काट दिया। नीता का दिल दर्द से भर गया। नीता ने सोचा कि कैसे कोई बेटा अपने माता पिता को इस तरह अनदेखी कर सकता है। उसने उन तस्वीरों को अपने फोन में सहेज लिया जो दिव्यनाथ और लक्ष्मी की आखिरी यादें थी। अंत में नीता ने अपने दिल में एक संकल्प लिया। उसने दिव्यनाथ और लक्ष्मी का अंतिम संस्कार किया और उनकी याद में एक छोटा सा स्मारक बनवाया। उसने अपने आसपास के लोगों से भी यह बात साझा की ताकि वे अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल में कभी भी कोई कमी ना करें। नीता के लिए यह घटना एक बहुत बड़ा सबक थी। उसने महसूस किया कि समाज में ऐसे कई बुजुर्ग हैं जो अपने बच्चों से दूर रहते हैं, अकेले और असहाय जी रहे हैं। उसने अपने जीवन का एक हिस्सा बुजुर्गों की सेवा में समर्पित करने का फैसला किया। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि हमें अपने माता पिता की देखभाल को अपनी प्राथमिकता बनानी चाहिए, क्योंकि एक दिन आएगा जब वे हमारे साथ नहीं होंगे और तब हमारे पास पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। और अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि जितने भी आपके घरों में बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों की सेवा करो, क्योंकि एक दिन हमने भी बुजुर्ग होना है और जिस घर में बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्गों से उस घर की शोभा होती है। आप लोगों को मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।